Hello friends, welcome to our channel. In this video, we are going to do question answers of class 6th English chapter 1 Who Did Patrick's Homework? So let's begin with working with the text. First question is, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? तो इसका मीनिंग है कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। और ये जो इसके साथ ही में एक एडजॉइनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब है ये असलियत में क्या था, मतलब जो बिल्ली खेल रही थी वो असलियत में क्या था। तो इसका आंसर देते हैं आप, क्या है। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने क्या सोचा, उसकी बिल्ली एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। तो उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। फिर ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी हमें इसी में देना है, बट हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर देना है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। तो अगले सेंटेंस में हमने इसका आंसर दिया है, इट वॉज रियली एन एल्फ। मतलब वो एक असलियत में क्या था, एक एल्फ था, मतलब एक बहुत छोटे साइज का आदमी जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, उसे हम एल्फ कहते हैं। तो वो एक एल्फ था। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, क्योंकि ये लाइन भी हमारी बुक में यूज़ की गई है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the little man grant Patrick a wish? जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी थी? आंसर, पैट्रिक saved the little man's life from the cat as he did not hand him over to the cat. जो पैट्रिक था उसने बिल्ली को एल्फ वापस नहीं दिया था और एल्फ की मतलब उस लिटिल मैन की जो लाइफ थी वो बचा ली थी। तो सो द एल्फ प्रॉमिस्ड टू ग्रांट अ विश टू पैट्रिक। तो उस एल्फ ने पैट्रिक को एक विश देने का वादा किया। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? विश बताने की उसने उससे एल्फ से क्या मांगा था? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है, व्हेन द लिटिल मैन प्रॉमिस्ड टू ग्रांट पैट्रिक अ विश। जब लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश देने का वादा किया, ही आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 days until the end of the semester। तब उसने क्या बोला एल्फ से? उसने एल्फ से अपना एंड मतलब सेमेस्टर के एंड तक का होमवर्क करने को कहा, और जिसमें कितने डेज का होमवर्क पड़ रहा था? 35 डेज का। तो उसने क्या कहा था कि उसे 35 डेज का होमवर्क करना पड़ेगा, और कब तक करना पड़ेगा? जब तक सेमेस्टर का एंड नहीं हो जाता, मतलब एक टर्म का एंड नहीं हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? किन सब्जेक्ट्स में पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम जो वो एल्फ था उसे हेल्प की ज़रूरत थी? तो इसका आंसर देते हैं, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प फ्रॉम द पैट्रिक इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री वाइल डूइंग द होमवर्क ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो जो लिटिल मैन था उसे पैट्रिक का जो होमवर्क था वो इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो होमवर्क था वो करते टाइम पैट्रिक से हेल्प लेनी पड़ती थी। फिर क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसकी मदद कैसे करता था? हिम यहाँ पर है एल्फ के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर मतलब इसका ये बन रहा है कि पैट्रिक एल्फ की होमवर्क करने में मदद कैसे करता था। तो आंसर है, पैट्रिक sat beside the little man and stayed up late night to guide him while doing the homework.
पैट्रिक उसके बगल में बैठ जाता था, बिसाइड मतलब बगल में, और वो रात भर जागता था उसको गाइड करने के लिए, मतलब उसे बताने के लिए कि होमवर्क कैसे करना है और मतलब होमवर्क कैसे करना है, कौन सा करना है। और वो जब होमवर्क कर रहा होता था तब वो उसके लिए रीडिंग भी करता था, पैट्रिक एल्फ के लिए रीडिंग भी करता था। फिर हम आगे देख लेते हैं, इसमें और भी लिखा हुआ है, ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता था, एंड रीड आउट दोज बुक्स टू द लिटिल मैन, और उन बुक्स को वो क्या करता था, लिटिल मैन को पढ़ के सुनाता था, लिटिल मैन को वो पढ़ के सुनाया करता था, क्योंकि वो जो लिटिल मैन था वो उसे नोट डाउन करने का काम कर रहा होता था। तो पैट्रिक एक एक लेटर को बोलता था और वो उसे नोट डाउन करता था। फिर 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो यहाँ पर पूछा है कि आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। फिर उन दोनों में से पूछा है किसने किसने किया किसने नहीं किया। तो यहाँ पर क्या था, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, मतलब पैट्रिक ने या फिर जो लिटिल मैन था उसने, इन दोनों में से बताना है कि किसने किया था। और फिर आगे भी दिया है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और इसका जो रीज़न है वो भी हमें देना है, ठीक है। फिर आंसर है रियली, मतलब असलियत में पैट्रिक डिड ऑल हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था, हिमसेल्फ, ठीक है। और इसका रीज़न भी देना है। यहाँ पे इस फुल स्टॉप के बाद, ये वाला जो फुल स्टॉप है इसके बाद जो भी दिया हुआ है ये सारा रीज़न है जो हमने यहाँ पर बताया है, ऐसा क्यों है इसका रीज़न हमने आगे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि गिव यू रीजंस फॉर योर आंसर। तो अब रीज़न देख लेते हैं क्या था। रीज़न ये था कि ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन ओवर एंड अगेन विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड ब्रिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू डू द होमवर्क। तो जो वो लिटिल मैन था उसे बार बार हेल्प करनी पड़ती थी, मतलब पैट्रिक को लिटिल मैन की बार बार हेल्प करनी पड़ती थी और उसे गाइडेंस भी देनी पड़ती थी प्रॉपर, मतलब उसे बताना पड़ता था कि जो होमवर्क है वो कैसे करना है, कहाँ से करना है। और फिर वो लाइब्रेरी जाता था, उसके लिए बुक्स भी लाता था और उन बुक्स को पढ़ता भी पैट्रिक ही था। लिटिल मैन था वो सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करता था, नोट डाउन करता था। तो इस तरह से पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। अब हमारा जो वर्किंग विद लैंग्वेज है ये शुरू हो चुका है, वर्किंग विद द टेक्स्ट खत्म है। हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ए है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। You may not know the meaning of the all words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher. तो इन वर्ड्स जो ये वर्ड्स दिए हैं हमें और फ्रेजेस दिए हैं इस बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में, इसमें से हमें उन फ्रेजेस जो दिए हैं और वर्ड्स दिए हैं उन्हें सर्च करना है डिक्शनरी में या फिर अपने टीचर से पूछना है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन ब्लैंक्स में भरना है। तो पहले इसका मतलब देख लेते हैं। ये सारे जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ये सारे हमारे बुक के ही हैं, ये चैप्टर में से आए हैं सारे। तो पहला जो है आउट ऑफ लक मतलब कि लक का काम ना करना, किस्मत का काम ना करना। मिस्ट्री मतलब कि कोई रहस्य या कोई राज। ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब है कि अपने शब्दों पर खरा उतरा वो, या फिर उसने जैसा कहा था वो वैसा करने लगा, इसका मतलब ऐसा है। और चोर्स का मतलब होता है ऐसे काम जिन्हें करना हमारे लिए कंपलसरी है, हमें करने ही पड़ते हैं चाहे हमें पसंद हो या ना हो। सेमेस्टर एक आपको पता ही होगा कि आपके 2 टर्म्स होते हैं या फिर एक सेशन में 2 टर्म होते हैं या एक सिंगल टर्म होता है, कई बार एनुअल होता है, तो उसी के टर्म को हम सेमेस्टर भी बोलते हैं। बिटवीन यू एंड मी का मतलब है तुम्हारे और मेरे बीच में। फिर है लुकअप का मतलब है सर्च करना या फाइंड करना। तो हम फिल करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, सम पीपल फाइंड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को जो हाउस होल्ड डैश है
वो क्या लगते हैं, बोर लगते हैं, मतलब बोरिंग लगते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, और मुझे घर पर मदद करना अच्छा लगता है, मतलब पसंद है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड के आगे क्या आएगा, हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि कुछ लोगों को जो हाउस होल्ड काम होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, मतलब घर के काम होते हैं, वो बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे घर पर मदद करना अच्छा लगता है, मतलब मुझे पसंद है कि मैं घर के काम करूं। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा चोर्स। तो मैं लिख देती हूँ CHORES। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वो स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश, डायमंड किसने चुराया वो अभी तक एक डैश है। यहाँ पर क्या सेंस बनेगा, हम इसमें डालेंगे मिस्ट्री, यहाँ पर हम फिल करेंगे मिस्ट्री। अब फिर अगर हम यहाँ पर मिस्ट्री लिख देते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, डायमंड किसने चुराया वो अभी भी एक रहस्य है, मतलब एक राज है। फिर थर्ड फिलअप है, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो इसमें हम भरेंगे सेमेस्टर, इसमें हमने फिलअप कर दिया सेमेस्टर। अब इसका मीनिंग बन रहा है कि इस सेमेस्टर में यानी इस टर्म में हम एक, मतलब हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन होगी, हमारी इस क्लास के इस सेमेस्टर में एग्जीबिशन होगी। फोर्थ फिलअप है, डैश द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, ऐसा सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक में आ रखा है, बस थोड़ा सा फर्क है, बिगिन टू डू यहाँ पर आ गया था, द एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फर्क है इसमें, लेकिन यहाँ पर सेंस वही बन रहा है। और आपको याद होगा कि पैट्रिक जो था वो अपने वर्ड्स पर खरा उतरा था और उसका काम करने लग गया था, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लग गया था। तो यहाँ पर वही आएगा, यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा, फिर यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा, ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। तो इसको पहले लिख देते हैं हम, यहाँ पे ये वाला फ्रेज आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड। तो इसका मतलब ये बना, जो एल्फ था वो पैट्रिक की हेल्प करने लग गया था अपने कहे अनुसार। फिर फिफ्थ फिलअप क्या है, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, और इसका अगर हम हिंदी में देख लें सिंपल, तो इसका बनेगा, क्या तुम डिक्शनरी में इस वर्ड को डैश कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, वर्ड्स को फाइंड करते हैं, मतलब ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आएगा लुकअप, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं लुकअप। तो इसका मतलब क्या बना पूरे सेंटेंस का, क्या तुम ये जो वर्ड है, दिस वर्ड, इसे डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो। फिर सिक्स्थ फिलअप है, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आउट ऑफ लक, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या बना, मैं जल्दी शुरू कर दी, मैंने अपना तैयार होना जल्दी शुरू कर दिया था ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। बट क्या हुआ, आई वॉज आउट ऑफ लक, मेरी जो किस्मत थी वो मेरे साथ, उसने मेरा साथ ही नहीं दिया, मेरा लक ही खराब था कि एक क्या था, ट्रैफिक जाम हो गया था, मतलब मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं लेट हो गया था, जबकि मैंने जल्दी भी तैयार होना शुरू कर दिया था, लेकिन तब भी मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। फिर लास्ट है हमारा क्या है, शी सेज शी हैज गॉट
अ लॉट ऑफ बुक्स, वो कहती है कि उसके पास लॉट ऑफ बुक्स है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, बट लेकिन डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, लेकिन डैश मुझे लगता है कि उसमें से ज़्यादातर जो हैं बोरोड हैं, मतलब उधार पे ली हुई हैं। बोरो करना मतलब उधार लेना होता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए किसी से ली हुई हैं। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सीक्रेटली बोली जा रही है, मतलब बिना सिर्फ एक और दूसरे आदमी के बीच में, और कोई वो शो नहीं करना चाहता है कि सबको नहीं बताता है, वो सिर्फ किसको बता रहा है, सामने वाले को और खुद को। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर आएगा बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। अब इसका सेंस क्या बन रहा है कि वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है कि उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से ज़्यादातर जो है वो उधार पे ली हुई हैं। ये जो अपनी जो मन की बात है, वो जो इसको सेंटेंस को बोल रहा है, वो सिर्फ सामने वाले को और खुद के अंदर की फीलिंग को बता रहा है। तो ये इसके आंसर्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन भी क्या है, यूज द क्लूज गिवन टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। हमें जो गिवन क्लूज, मतलब ये जो क्लूज दिए हुए हैं, ये मीनिंग दिए हुए हैं, हमें इन्हें क्या करना है कि इनमें से जो हमने चैप्टर में वर्ड पढ़े थे, उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके हेल्प से हमें उन वर्ड्स को ढूंढना है और इस पजल में, क्रॉसवर्ड पजल में डालना है। तो अक्रॉस में क्या होता है कि जो हमारे क्रॉसवर्ड पजल होती है, उसमें जो वर्ड बन रहे होते हैं वो इस तरह बन रहे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। और जब हमारी ये डाउनवर्ड वाली होती है, इसमें वर्ड्स इस तरह बन रहे होते हैं, मतलब पहला लेटर जो होता है वो ऊपर आ रहा होता है, फिर नीचे, फिर लास्ट में, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे। सो अब हम इसे फिल कर लेते हैं। पहला क्या है, वेरी टायर्ड, और क्रॉस में है वेरी टायर्ड। पहला क्या है, ये वन यहाँ पर लिखा है, ये फर्स्ट है। वेरी टायर्ड आपने पढ़ा था, वियरी को बोलते हैं, वियरी। तो हम यहाँ पर वियरी फिल करेंगे, वी, फिर एक ब्लॉक ब्लैंक है, उसके बाद ए दिया है, फिर बाकी खाली है। हमें यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आएगा VEARY, फिल कर लेते हैं। VEA, फिर यहाँ पर आएगा R, फिर यहाँ पर क्या आएगा, Y। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। फिर सेकंड क्या है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, उससे ये दिखाना कि उसके पास, मतलब उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगना कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा हो। अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे कर लेना जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा हो। तो इसका आपने देखा होगा, उसका जो एक्सप्रेशन बताया था, ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड, ये सब, उसमें से यहाँ पर कौन सा आएगा वर्ड, स्काउल्ड, क्योंकि एस से शुरू हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा पता भी लग जाता है कि इसमें क्या आएगा। तो O, फिर W, उसके बाद L आएगा, फिर क्या आएगा, E और
डी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो इसका जो पूरा वर्ड बन रहा है वो हो रहा है SCOWLED, स्काउल्ड। फिर क्या है, शॉर्ट ट्राउजर्स। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर 1 है उसमें दिया हुआ है। क्या इसको बोलते थे, ब्रिचेस। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिचेस। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिख देते हैं इसकी। बी गिवन है, यहाँ पर हम आर फिल करेंगे, फिर हम फिल करेंगे आई, ये हमने आई लिख दिया। फिर आएगा सी, ओके। फिर क्या आएगा, डी, ओ सॉरी एच, फिर ई एस, ई एस। अब हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं, ब्रिचेस। फिर आगे क्या है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। इसमें क्या है, इसमें तो अगर आपने चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़े होंगे तो वर्ड मीनिंग में ये आ रखा है ग्लिच। उसका मतलब क्या था कि कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट, तो वही यहाँ पे हमें फिल करना है। 4th नंबर कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर स्पेलिंग भी दी हुई है, ये रही GL। यहाँ पे हमें बाकी फिल करना है। यहाँ पर आएगा आई, ग्लिच, फिर टी यहाँ पर फिल करना है हमें, टी, फिर एच। इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है आपने, और वर्ड मीनिंग आपने ज़रूर लर्न कर लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर 5th क्या है, 5th क्लू है, अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। हाँ, तो एक जो बॉय फेरी होती है और नॉटी होती है, और इसमें जो एल्फ है उसको, एल्फ होती है वो क्या होता है, एक बॉय फेरी होता है और नॉटी भी होता है वो, और उसकी लुक भी होती है, वो यहाँ पर दी नहीं है, पर उसकी लुक कैसी होती है, वो क्या होता है, उसके जो कान होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं और थोड़े तीखे से होते हैं, एंडिंग उसकी थोड़ी सी शार्प सी होती है, ऐसे कान होते हैं उनके। तो ये जो बॉय फेरी होती है वो हम एल्फ को कहते हैं, नॉटी बॉय फेरी, जो कि स्मॉल में हो, स्मॉल साइज़ की हो। तो ये कहाँ दिया है, 5 नंबर ये रहा। ई दिया हुआ है, एल एंड एफ लिखना है हमने, यहाँ पर लिख देंगे एल एंड एफ, एल्फ, ओके। फिर आगे क्या है, फिर डाउन वाले में आ जाते हैं हम। डाउन में 6th हमें क्लू दिया हुआ है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। हाँ, तो ये भी वर्ड मीनिंग में से ही आया है कि चोर्स ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है, मतलब उन्हें करना ज़रूरी होता है, चाहे वो बोरिंग हो या ना हो। तो ये सी बन गया हमारा पहले से ही, एच भी बन गया है यहाँ पर 6 नंबर पे, और यहाँ पे सिर्फ हमें ओ फिल करना है, और आर हो गया है, ई फिल करना है। तो यहाँ पर देते हैं हम ओ, और यहाँ फिल कर देते हैं ई। बस ये हमारा 6 वाला भी कंप्लीट हो गया है, चोर्स। उसके बाद फिर अ बास्केट विद अ लिड, ये भी वर्ड मीनिंग में से ही आया है। नेक्स्ट वाला भी आपका वर्ड मीनिंग है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बास्केट विद लिड तो यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी। 7 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, HAMPER, इसकी स्पेलिंग होती है, फटाफट इसे फिल कर लेते हैं, HAMPER पहले से फिल हो चुका है। हाँ, आर दिया हुआ था इन्होंने, और स्काउट करते टाइम यहाँ पर ई भी फिल हो चुका है। तो ये हैम्पर, बास्केट विद लिड। और लास्ट में आएगा हमारा श्रीक्ड, मतलब कि हाई पिच की आवाज़ में, हाई पिच की आवाज़ में मतलब तीखी सी आवाज़ में जो कानों में चुभती है, ऐसी आवाज़ में बोलना, और बहुत थोड़े टाइम के लिए, जैसे अचानक से बोल के चुप हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रीक्ड।
तो एस फील्ड है, फिर यहाँ पर फिल कर लेंगे HRI, यहाँ पर E भी आएगा, KED। तो ये भी हमने फिल कर लिए। हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए। ये थी इस चैप्टर की सोल्यूशन वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में देख कर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे समझने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके PDF ओपन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जो स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है उस पर टैप करके भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।